हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से सतत आवेश वितरण और इसके प्रकार, गाउस की प्रमेय, इसके अनुप्रयोग और इससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न। शुरुआत करते हैं सतत आवेश वितरण से। ऐसा निकाय जिसमें आवेश समान रूप से वितरित हो सतत आवेश वितरण कहलाता है। इसे इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। कोई एक पृष्ठ है जिसके ऊपर धन आवेश समान रूप से वितरित है। इस प्रकार जो धनावेश का जो वितरण है वो सतत यानी कि लगातार कंटिन्यूअस है। इस प्रकार के वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक दूसरा पृष्ठ है जिसके ऊपर धन आवेश समान रूप से वितरित नहीं है और ना ही लगातार है। इस प्रकार के आवेश वितरण को विविक्त आवेश वितरण कहते हैं अथवा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण के प्रकार की। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 रैखिक आवेश वितरण, नंबर 2 पृष्ठ आवेश वितरण, नंबर 3 आयतन आवेश वितरण। नंबर 1 रैखिक आवेश वितरण। जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। इसे आप इस पिक्चर के माध्यम से भी समझ रहे होंगे, देख सकते हैं कि जो आवेश है वो एक रेखा पर एक ही दिशा में वितरित है। माना स्मॉल l लंबाई का एक पतला तार एक समान रूप से आवेशित है। रेखीय आवेश वितरण अनेक सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है। तब रेखीय आवेश वितरण कितना होगा? लैम्डा बराबर dq अपॉन dl कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, इसमें जो आवेश का वितरण है कैसा है? एक दिशा में है। अब हम बात करते हैं पृष्ठ आवेश वितरण की। इसमें आप पिक्चर से देख पा रहे होंगे कि जो आवेश का वितरण है वो अब एक दिशा में ना होकर दो दिशाओं में है। कहने का मतलब ये है कि रैखिक आवेश वितरण जो है वो एक अक्षीय है और जो पृष्ठ आवेश वितरण है वो द्विअक्षीय है। ओके, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। वन डायमेंशनल कौन सा है? वन डायमेंशनल कौन सा है? रैखिक आवेश वितरण। और दूसरा कौन सा है? टू डायमेंशनल में कौन सा है? पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे पिक्चर में। इसमें माना पृष्ठ A पर एक समान रूप से आवेशित है। पृष्ठ आवेश वितरण अनेक सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है। तब पृष्ठ आवेश घनत्व, जो ये पृष्ठ है इसके जो आवेश वितरित है इसका जो घनत्व वो कितना होगा? रो बराबर dq अपॉन dA कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि जो कुल आवेश बटे इसका कुल क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 3 आवेश का वितरण, आयतन आवेश वितरण। ठीक, रैखिक आवेश वितरण एक विमीय वन डायमेंशनल। ठीक है, और जो आपका पृष्ठ आवेश वितरण था टू डायमेंशनल था। और ये आपका है आयतन आवेश वितरण कैसा है? त्रिविमीय, यानी कि आपका त्रिविमीय आवेश वितरण। ओके, अब हम इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। माना V आयतन पर आवेश एक समान रूप से आवेशित है। आवेश वितरण अनेक सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है। तब पृष्ठ आवेश घनत्व, जो आयतन है इसका जो पृष्ठ है इसका ऊपर जो घनत्व कितना होगा? आवेश घनत्व कितना है? रो बराबर dq अपॉन dv
कूलाम प्रति मीटर क्यूब, यानी कि कुल आवेश बटे कुल आयतन। ठीक, ओके। ये तो हो गया आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण और इसके प्रकार। अब हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय की। गॉस की प्रमेय से पहले एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है गॉसी पृष्ठ। ओके, ये क्या होता है? आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई काल्पनिक पृष्ठ। कैसा पृष्ठ है? काल्पनिक पृष्ठ है। क्या कर रहा है? आवेश को परिबद्ध कर रहा है। आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई काल्पनिक पृष्ठ आवेश का गॉसीय पृष्ठ कहलाता है। ठीक है। गॉसीय पृष्ठ का उपयोग आवेश निकायों अथवा आवेशित पिंडों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है, जहां कूलाम का नियम लगाना कठिन होता है। कहने का मतलब ये होता है कभी कभी कोई एक ऐसा निकाय है या आवेशित पिंड है, उस पर आवेशों का जो वितरण है वो इतना जटिल है कि उसमें वहां कूलाम का नियम लगाने में हमें क्या होती है? कठिनाई हो रही है। तो हम क्या करते हैं? वहां अब गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हैं, और गॉस की प्रमेय निर्भर करती है गॉसीय पृष्ठ पर। ओके, अब हम बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय। माना बंद पृष्ठ से, कौन सा बंद पृष्ठ है ये? गॉसीय पृष्ठ। माना या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, फार्मूले के रूप में देखें, फाई ई बराबर Q/ε0, या किसी एक बड़े पृष्ठ के रूप में देखें तो फाई ई बराबर इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए बराबर Q/ε0। जो वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए है, इसे हम पढ़ ही चुके हैं। ये होता है, इसके बराबर होता है EDA cos थीटा के। ओके, जहां ε0 क्या है? वायु की वैद्युतशीलता है। ठीक है। अब गॉस की जो प्रमेय हम पढ़ रहे हैं या गॉस का जो नियम पढ़ रहे हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वो कौन कौन से हैं कि इसे कहां लगाया जा सकता है, इसका कहां उपयोग किया जा सकता है अथवा नहीं। ओके, पहला क्या है? गॉस का नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। जो आपका गॉसीय पृष्ठ है वो कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ठीक है। ओके, दूसरा, गॉस के नियम के दक्षिण पक्ष के पद Q में पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का योग सम्मिलित है। इसका क्या मतलब है? अभी आपने देखा कि जब हम गॉस की प्रमेय की परिभाषा कर रहे थे तो वहां फाई बराबर Q/ε0 था। तो जो Q/ε0 है, इसमें जो Q पद है वो Q जो है संपूर्ण पृष्ठ का आवेश है। ओके, नंबर 3, गॉसीय पृष्ठ सतत आवेश से होकर गुजरता है। यह पृष्ठ किसी विविक्त आवेश से होकर नहीं गुजरता है। अब आप समझ गए होंगे, जो गॉसीय पृष्ठ है वो हमेशा कहां खींचा जाता है? कहां? जहां सतत आवेश वितरण हो। ठीक, तो इसलिए हमने इस टॉपिक की शुरुआत कहां से की थी? सतत आवेश वितरण से। कहां तक होते हुए? गॉसीय पृष्ठ से, और कहां पहुंचे? गॉस की प्रमेय पर। तो कहां होना क्या हो? इसका मतलब क्या होगा? गॉसीय पृष्ठ सतत आवेश से होकर गुजरता है। यह पृष्ठ किसी विविक्त आवेश से नहीं गुजरता है। नंबर 4, गॉसीय पृष्ठ उस क्षेत्रफल से गुजरता है या गुजरना चाहिए जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो। बिल्कुल सही बात है कि जो आपका गॉसीय पृष्ठ है उस क्षेत्रफल या उस क्षेत्र से होकर गुजरना चाहिए, उस जगह से होकर गुजरना चाहिए जहां आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, नंबर 5, गॉसीय पृष्ठ की आकृति जो स्रोत है जहां है, जो वो सममित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए, जिससे क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत परिमाण नियत हो। ठीक है, पहला क्या हो कि पृष्ठ जो आपने खींचा है उस पर जो क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, वहां से होकर जो गुजर रहा है वो कैसा होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? परिमाण में नियत होना चाहिए। ठीक है। ओके,
अब हम बात करते हैं गॉस के नियम की उत्पत्ति की। एक चित्र देख रहे हैं, इसमें एक आपको कोई गोला नजर आ रहा होगा, उसका केंद्र ओ है और उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, उसके पृष्ठ पर बिंदु है पी। ओके, माना स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले के केंद्र पर कोई आवेश परिबद्ध है। ठीक है, कोई बिंदु आवेश है, वो आवेश कैसा परिबद्ध है, कौन सा बिंदु आवेश कौन सा है, पी। ओके, माना गोले के पृष्ठ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, डी वेक्टर ए है, जिसकी दिशा केंद्र से पृष्ठ से बाहर की ओर है। इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। बात क्लियर हो गई? तब अब हम बात करेंगे इसके गॉस के नियम की उत्पत्ति की बात करें, तब क्या होगा, एक चित्र वही वाला चित्र यहाँ बना हुआ है, परंतु यहाँ क्या है, उसमें हमने देखा था कि वैद्युत क्षेत्र की जो, इसमें देख भी पा रहे होंगे, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है और जो आपने पृष्ठ खींचा है उसकी जो दिशा है वो कैसी है, एक ही है, समांतर है, दोनों एक ही दिशा में है। ठीक, अब इस पिक्चर में हमने उसको मान लिया है कि वो किसी एक एंगल पर झुका हुआ है। ओके, पृष्ठीय आवेश से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए, पिछले चित्र से ही चल रहे हैं जो इससे पहले वाली स्लाइड में था, फाई डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें रख देंगे। ठीक, अब क्या है, यदि जिस मैं एंगल की बात कर रहा था, यदि वेक्टर E तथा ds यानी कि ds हो गया है, ये वेक्टर dA के बीच कोण थीटा हो, तब d फाई बराबर EDA cos थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी E की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, तो d फाई क्या आएगा, d फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट DA R स्क्वायर cos थीटा। ओके, अब इसमें जो आपका वैल्यू निकल डी फाई बराबर जो आई थी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 DA R स्क्वायर cos थीटा, इसमें से जो एक पद है DA अपॉन R स्क्वायर cos थीटा, इसकी वैल्यू देखते हैं पहले कितनी है, ये डी ओमेगा, ये होता है आपका घन कोण। ठीक, अब इसकी वैल्यू आप कर दोगे इसमें पुट, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा जो है कितना होता है 4 पाई, कि जो पूरा जो घन कोण है या पूरा जो उसका कोणीय पूरा कितना जो गोलीय पृष्ठ है कितने एंगल घूम रहा है उसमें, कितने 4 पाई। ओके, ठीक, तो कितना आ जाएगा, 4 पाई की वैल्यू रख देंगे, तो फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट 4 पाई से 4 पाई कटेगी, तो आपका ये गॉस का जो नियम है या जो गॉस का सूत्र है वो निकल कर आता है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। उपरोक्त सूत्र को स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम अथवा गॉस की प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग की। ओके, पहला, अनंत लंबाई के एक समान वैद्युत आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, अनंत विस्तार की समावेशित समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। अनंत लंबाई के एक समान वैद्युत आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अभी हमने देखा था कि एक जब हम रैखिक आवेश वितरण की बात कर रहे थे, वहां एक हमने इसको बिल्कुल जो आवेश वितरण जो लिया बिल्कुल एक सीधी रेखा में लिया था। ठीक, इसमें आपको प्लस प्लस के निशान नजर आ रहे हैं कि कैसा है, ये एक बिल्कुल तार की तरह सीधा है और रैखिक आवेश, इसके दूर कहीं स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस बिंदु P और इस जो आपका रैखिक आवेश वितरण है इसके बीच की स्मॉल दूरी r या स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक सिलेंडर बेलन बना लेते हैं। थोड़ा सा लिखना देखें इसे। माना रेखीय आवेश वितरण के अनुदिश रेखा को अक्ष मानकर स्मॉल r त्रिज्या तथा स्मॉल l लंबाई की एक बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ खींचते हैं, पृष्ठ लेते हैं या पृष्ठ है। इस गॉसिय पृष्ठ में आवेश का मान
Q बराबर L अपॉन A, Q बराबर लैम्डा L। ये कहां से आया? ये आया आपका जो आपने रेखीय आवेश घनत्व लिया है, वहां क्या होता है लैम्डा बराबर Q अपॉन L या dQ अपॉन dL। जहां लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है तब बिंदु P इसके पृष्ठ पर होगा। ये जिस बिंदु P की बात कर रहे हैं कहाँ इसके पृष्ठ पर होगा, जो हमने कौन सा बेलनाकार गौसीय पृष्ठ खींचा है। ठीक है, गौसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा? ऊपरी पृष्ठ S1 और निचला पृष्ठ S2। कौन कौन से S1 S2 देख सकते हैं इसमें, और बेलनाकार पृष्ठ S3, S1 S2 और S3 स्पष्ट नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो ये तीनों पृष्ठ हैं तब गॉस के नियम से कुल निर्गत फ्लक्स तीनों पृष्ठों से कितना होकर जा रहा है? गॉस का नियम क्या कहता है? फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, या संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने देखा था अभी, तो फाई E बराबर इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट dA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, और Q की वैल्यू रख दी थी हमने क्योंकि रेखीय आवेश वितरण है, तो कितना आ जाएगा? Q बराबर लैम्डा L। तो कितना आ जाएगा? जो आपका है इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट dA बराबर लैम्डा L। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीनों पृष्ठों की। जो S1 S2 हमने लिए थे कि इनसे तीन ओर से होकर कितना कुल फ्लक्स होकर जा रहा है। ठीक है, तो फाई E बराबर S1 इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट dA प्लस S2 इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट dA प्लस S3 इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट d वेक्टर A बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, हमने माना है कि ये जो आपका वेक्टर E है, जैसा चित्र में भी दिखाया गया था, वेक्टर E और जो उसका क्षेत्रफल वेक्टर है dA या क्षेत्रफल जो है, उनके बीच में कोई कोण थीटा है। तब क्या होगा? हम जानते हैं कि वेक्टर E डॉट d वेक्टर A के बराबर होता है EDA cos थीटा, तो वो वैल्यू सारी की सारी इसमें रख देंगे। तो फाई E बराबर आ जाएगा S1 इंटीग्रल ऑफ EDA cos थीटा, S2 इंटीग्रल ऑफ EDA cos थीटा, S3 इंटीग्रल ऑफ EDA cos थीटा बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, वृत्ताकार पृष्ठ S1 तथा S2 पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा d वेक्टर A की दिशा परस्पर कैसी है? लंबवत है। तो लंबवत होने पर कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। जबकि बेलनाकार पृष्ठ S3 पर वैद्युत क्षेत्र E तथा d वेक्टर A की दिशा कैसी है? समान है। तो थीटा बराबर कितना है? एंगल कितने डिग्री का होगा कि एक ही दिशा में है तो 0। ठीक, तो उसमें क्या करेंगे? जो अभी हमने इक्वेशन ली उनकी जगह थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो निकल के आएगा S1 के लिए EDA cos 90, S प्लस S2 के लिए इंटीग्रल ऑफ EDA cos 90 प्लस S3 के लिए इंटीग्रल ऑफ EDA cos 0 बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि जो cos 90 है वो कितना होता है? 0, और cos 0 बराबर 1, तो वैल्यू रख देंगे। तो इंटीग्रल ऑफ कितना आ जाएगा? S3 इंटीग्रल ऑफ EDA cos 0, इसलिए 1 रख देंगे, और E को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जो बदलाव हो रहा है वो वैद्युत जो उसका जो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है उसके क्षेत्रफल में बदलाव हो रहा है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में तो कोई बदलाव नहीं है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक समान माना है हमने, तो इसलिए क्या करेंगे? वो कॉमन वैल्यू, क्योंकि उसमें कोई भी बदलाव समय के साथ या किसी भी स्थिति के साथ कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रल सिर्फ किसका लेंगे? dA का। ओके, तो E इंटीग्रल S3 इंटीग्रल ऑफ dA बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, बेलनाकार पृष्ठ के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपने गणित में जरूर देखा होगा, कितना होता है? इंटीग्रल ऑफ dA बराबर 2 पाई RL। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, L से L कटेगा तो कितना बचेगा? E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई R0। अब इसे हम क्या करेंगे? जो वैद्युत क्षेत्र जो हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो हम कांस्टेंट लेते हैं उसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ये आ जाएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 अपॉन 2 लैम्डा अपॉन R। इसमें क्या करा?
2 की मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 2 से भाग कर दिया, 2 से इसके क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। इसमें क्या देख रहे हैं कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र निकल के आ रहा है अनंत लंबाई के जो सीधा आवेशित चालक तार है या तार है, उसके लिए निकल के आ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है जो बिंदु आपने उससे बाहर लिया उसकी दूरी के। ओके, तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं E अनुक्रमानुपाती 1/r या E व्युत्क्रमानुपाती r। ओके, अतः किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा इसकी दिशा रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है, अब इसकी दिशा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने जानते भी हैं, अपने पढ़ा भी होगा जब वैद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ा होगा। अगर कोई धन आवेश है तो उससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं, जबकि अगर आपका वही आवेशित कण ऋणात्मक या नेगेटिव हो तो वही वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं उस आवेशित कण में प्रवेश करेंगी या आवेशित कण की ओर होंगी। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 2, अनंत विस्तार की समावेशित समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि कोई WXYZ, इसमें आप कुछ और भी मान सकते हैं, एक समतल समावेशित यानी कि समान रूप से आवेशित समतल प्लेट है, ठीक, अनंत विस्तार की है। इसके निकट कोई एक बिंदु लेते हैं P और P डैश, ठीक है, इन पे हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। माना अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित चालक समतल प्लेट WXYZ है। इस आवेशित चादर के निकट r दूरी पर स्थित बिंदु P तथा चादर के दूसरी ओर सममित एक बिंदु P डैश है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपने इस चादर से एक r दूरी पर P बिंदु लिया है और इतनी ही दूरी पर चादर के दूसरी ओर एक बिंदु है P डैश, इस चादर के आर पार एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ खींचते हैं। ओके, इस तरह से गौसीय पृष्ठ खींचते हैं। माना बेलन के प्रत्येक सिरे पर क्षेत्रफल या प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल कितना है, A है, ठीक। तो क्या होगा, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा और जो उसका जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा कैसी होगी, एक समान होगी, एक ही दिशा में। अतः गौसीय बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई, जो हम अभी P बिंदु और P डैश के लिए दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। फाई ई बराबर इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट dA प्लस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट d वेक्टर A बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये कहां से है, गाउस की प्रमेय से, ठीक। तो क्या करेंगे, अब फाई ई बराबर यहाँ क्या किया गया, Q की जगह क्या रख दी, वैल्यू क्या रखी है, सिग्मा ए। सिग्मा ए कहां से है, आप जान के होंगे, क्या है ये सिग्मा, क्या है, जो आप अपना जो भी पढ़ के आए हैं सतत आवेश वितरण में, वहां कौन सा है, पृष्ठ आवेश वितरण घनत्व जो है वो है, ठीक। ओके, तो सिग्मा बराबर वहां क्या पढ़ा था, सिग्मा बराबर dQ अपॉन dA। तो यही वहां से क्या निकाला, Q बराबर, Q की वैल्यू आ गई, Q बराबर सिग्मा ए, इस वैल्यू को रख दिया। वैल्यू रखने के बाद फिर आपका जो निकल के आता है, और दूसरा क्या किया, वेक्टर E डॉट d वेक्टर A की वैल्यू EDA cos थीटा रख दी। तो रखने के बाद क्या लिए, इंटीग्रल ऑफ EDA cos थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ EDA cos थीटा बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, धनावेशित चादर अनंत विस्तार की है। चादर के समीप दोनों ओर बिंदु P तथा P डैश हैं, ठीक। पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E का समान परिमाप तथा दिशा चादर के लंबवत बाहर की ओर समांतर है। अभी हमने देखा था चित्र में, उसमें जो D वेक्टर A और वेक्टर E कैसे थे, एक ही दिशा में थे, समांतर थे। तो इनके बीच जो बना कोण है वो कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। तब इंटीग्रल ऑफ EDA cos 0 प्लस इंटीग्रल EDA cos 0 बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। हम जानते हैं कि cos 0 का मान होता है 1, तो हो जाएगा इंटीग्रल EDA प्लस इंटीग्रल EDA
बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, अब वही जैसे नंबर 1 में क्या था, वैद्युत क्षेत्र ई को बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि समान रूप समान है सभी, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बदलाव किसमें आ रहा है? क्षेत्रफल में आ रहा है। ठीक, उसी का इंटीग्रल रहेगा। तो आपका आ जाएगा ई इंटीग्रल डी ए प्लस ई इंटीग्रल डी ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, इनका योग कर लेंगे। ठीक, उससे पहले क्या है, जो आपका इंटीग्रल डी ए है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितनी आ जाएगी, ए जो उसका क्षेत्रफल है। तब हो जाएगा ई ए प्लस ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। तो दूसरी तरफ योग हो जाएगा, तो हो जाएगा 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ए से ए कट जाएगा तो आएगा ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ओके, उपरोक्त सूत्र में आर नहीं है। जो बिंदु हम अभी हमने जो पृष्ठ लिया है, जो चादर ली थी, उससे जो हमने बिंदु आर लिया था वो स्मॉल आर दूरी पे था। ठीक है, बिंदु पी लिया था जो कितनी दूरी पर था, स्मॉल आर दूरी पर था। तो क्या कह रहा है ये, उपरोक्त सूत्र में स्मॉल आर नहीं है। चादर के निकट किसी भी बिंदु पर या सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, समान है। स्पष्ट है कि इसी सूत्र से बात करें, धन आवेशित चालक चादर के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है की दिशा चादर के लंबवत बाहर की ओर होगी। हम पर जानते भी हैं सीधे कि जब अगर धनावेशित है कोई चीज तो वैद्युत क्षेत्र जो होगी उसकी दिशा हमेशा धनावेश से बाहर की ओर होगी। इसी तरह से ऋणावेशित चालक चादर के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के लंबवत चादर की ओर होगी। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश यानी कि एक तरह का खोखला गोला जैसे गेंद। ओके, बाहर पृष्ठ है, अंदर कुछ भी उसके नहीं है। और हम इसकी 3 स्थितियों की बात करेंगे। पहली क्या होगी कि जब बिंदु P जो है या कोई भी एक बिंदु है जब वो पृष्ठ से बाहर होगा किसी दूरी पर। दूसरी स्थिति हम बात करेंगे जब वो पृष्ठ के ऊपर होगा। और तीसरी स्थिति बात करेंगे जब वो पृष्ठ के अंदर होगा। ओके, अब शुरुआत करते हैं हम नंबर 1 की। जब बिंदु गोलीय कोश, जो आपका बिंदु गोलीय कोश जो है, बिंदु कहाँ है, गोलीय कोश या गोलीय कोश आवेश के बाहर स्थित हो, स्मॉल आर कैपिटल आर की बात करते हैं। स्मॉल आर जो है आपका क्या है, जो आपने जो बिंदु P है, जो बिंदु P है वो आपके जो गोलीय कोश के केंद्र से दूरी है। और कैपिटल आर क्या है, उसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो कैपिटल स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके, माना ओ केंद्र को मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इस पर प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होने के कारण वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण तो समान है किंतु इसकी दिशा भिन्न भिन्न होती है। माना गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P अवयव पृष्ठीय खंड का क्षेत्रफल कितना है, D वेक्टर A है, जिसकी दिशा पृष्ठ से बाहर की ओर त्रिज्य दिशा में है। अभी एक इसमें हमने एक चीज पढ़ी है कि जो आपका बिंदु P है, इसी तरह से अगर कोई इसी पृष्ठ पर कोई और बिंदु हो तो उस पर उसके जो वैद्युत क्षेत्र E का जो परिमाण है या जो उसका मान है वो तो समान होगा किंतु उसकी दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी या फिर उससे भिन्न होगी। ओके, ठीक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं गाउस के नियम से फाई E बराबर इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर E डॉट डी ए इंटीग्रल ऑफ E डी ए कॉस थीटा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, अब क्या है कि जो आप चित्र में देखा था, जो बिंदु P है उस पर वैद्युत क्षेत्र E तथा जो आपका DA है दोनों कैसी दिशा में है, एक ही दिशा में, एक दिशा में होने के कारण उनके बीच बना कोण कैसा है 0 डिग्री है। तब क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ EDA cos 0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, तो आप जानते हैं EDA जो आपका cos 0 कितना होता है, 1 होता है। cos 0 1 होने के कारण तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ EDA बराबर E इंटीग्रल EDA ओके बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, E को क्यों बाहर निकाला है, अब आप जानते ही होंगे, अब तो कई बार बता दिया है
क्योंकि ई में जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है और जो बदलाव किसमें हो रहा है, क्षेत्रफल में हो रहा है। अतः आर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के लिए इंटीग्रल ऑफ डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह वैल्यू रख देंगे। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद क्या आ जाएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, ठीक, तो ये आ जाएगा ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें ये जो फार्मूला आ रहा है, ये फार्मूला वही है जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इससे पहले वाले बिंदुओं पर निकालकर कर चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, तो वहां भी और यहाँ भी दोनों फार्मूले एक ही हैं। तब जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है स्मॉल आर स्क्वायर के, या दूसरे शब्दों में ई अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अतः बाह्य बिंदु के लिए गोलीय कोश पर वितरित आवेश इस प्रकार व्यवहार करता है कि जैसे संपूर्ण आवेश गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित हो। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट की। 2 पॉइंट कौन सा है कि जब हमने क्या माना है कि वो पॉइंट अब कहाँ है, कहाँ है वो पॉइंट, जो गोलीय कोश है उसके पृष्ठ पर है। जो बिंदु P जो हमने लिया था अभी से पहले वाले में, वो लिया था कि जब बिंदु गोलीय पृष्ठ से बाहर है। अब कहाँ है, गोलीय पृष्ठ पर ही है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है। ओके, तब क्या होगा, जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो तब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। वो जो फॉर्मूला अभी लिखा है उसमें क्या कर देंगे, स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर। तो ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट क्यू अपॉन आर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, ये वही ई व्युत्क्रमानुपाती कैपिटल आर स्क्वायर। अतः आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान उसी सतह या उसकी सतह पर कैसा होगा, अधिकतम होता है। ओके, जो उसकी सतह है, किसकी सतह, जो आपने गोलीय कोश लिया है उस पृष्ठ की सतह पर कैसा होगा, अधिकतम होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। अब क्या है, अब आप गोलीय जो कोश लिया है, अब आपने वो गोलीय कोश के अंदर जो आपने जो गॉसियन पृष्ठ खींचा है, या दूसरे शब्दों में क्या है, जो बिंदु है अब कहाँ है, वो उस गोलीय कोश के अंदर है। ओके, माना ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इस पृष्ठ पर आवेश का मान q बराबर 0 या मान कैसा, 0 है। अब क्यों है मान 0? क्योंकि यह है गोलीय कोश। बात हुई थी अभी, बताया भी था कैसा है, खोखला, अंदर से गेंद की तरह। जितना भी आवेश है, जो भी आवेश है वो कहाँ है, इसके पृष्ठ पर, इसकी जो इससे बना हुआ है, अंदर तो कुछ है नहीं, तो आवेश भी नहीं होगा, तो इसलिए q बराबर 0। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, उसी में गॉस के नियम वाले में उसी में रख दो, q अपॉन एप्सिलॉन 0 मतलब q बराबर 0। तो E बराबर कितना आ जाएगा इससे, E बराबर 0। अतः आवेशित गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान कैसा होता है, 0 होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इससे संबंधित आंकिक प्रश्न की। पहला बिल्कुल सरल है, इससे पहले वाले जो आपको अभी जो वीडियो बनाई गई थी उसमें आपने वैद्युत क्षेत्र वाले में इस तरह से भी किया है, बिल्कुल उसी तरह का है। ठीक है, तो वैद्युत स्थैतिक, जो अभी हम बात भी करते हैं, स्थैतिक मतलब जो विद्युत स्थिर है, जो उसकी बात कर रहा है। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ S बराबर tan j से होकर कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। ओके, इसने क्या क्या किया दिया है, हमें वैद्युत क्षेत्र दे रखा है और जो एक पृष्ठ दिया है उसके निर्देशांक दे दिए हैं। ओके, तब E और S दिए हुए हैं। वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, फाई E बराबर वेक्टर E डॉट, आपने A पढ़ा है तो यहाँ इसने S ले लिया है, तो वेक्टर E डॉट वेक्टर S, तो दोनों की वैल्यू रख देंगे और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट होने के बाद आता है फाई E बराबर 40 यानी 40 वोल्ट मीटर। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा एक और आंकिक प्रश्न। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि
बॉक्स के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तब क्या ज्ञात करना है? ए, बॉक्स में नेट आवेश कितना है? बी, यदि पृष्ठ से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स शून्य है तो क्या यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक, आपको क्या दिया? फाई की वैल्यू दी हुई है इसमें 8 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको पता है, तो गॉस की प्रमेय से निर्गत नेट फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखने के बाद आपका स्मॉल क्यू बराबर आ रहा होगा, सॉरी इसमें आप थोड़ा सा डिटेल में देख लें, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो, डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं। फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यहाँ से क्यू स्मॉल क्यू बराबर फाई ई इंटू एप्सिलॉन 0। तो फाई ई और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो स्मॉल ई बराबर आ जाएगा 0.07 माइक्रो कूलाम। ओके, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं पॉइंट बी की। यदि गुजरने वाला नेट फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 0, फाई ई बराबर 0, तब गॉस की प्रमेय से फाई ई की जगह क्या रख देंगे हम, इसमें जगह क्या रखेंगे? 0। तो Q बराबर भी कितना आ जाएगा? 0। तो Q बराबर 0, अतः बॉक्स के अंदर आवेश शून्य होगा। ठीक है, एक कंडीशन ये हुई। या धन आवेश की संख्या ऋण आवेश की संख्या के बराबर होगी, दूसरी कंडीशन ये है। तो इसमें दो कंडीशन, या तो शून्य होगा या फिर धन आवेशों की संख्या ऋण आवेशों की संख्या के बराबर होगी। अतः इस स्थिति में यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं एक और अंक की प्रश्न की। किसी एक समान आवेशित चालकीय गोले का व्यास 2.4 मीटर है तथा गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो क्या ज्ञात करना है? ए, गोले पर आवेश ज्ञात करो। बी, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। ओके, अब हम बात करते हैं हमें दिया हुआ क्या है। गोले का व्यास कितना है? 2.4 मीटर। इससे त्रिज्या निकाल लेंगे, स्मॉल आर बराबर व्यास को 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1.2 मीटर। इसकी त्रिज्या यानी कि इसकी रेडियस निकल के आ गई, कितनी आई? 1.2 मीटर। ठीक, गोले के पृष्ठ का आवेश घनत्व कितना दिया हुआ है? कितना दिया है? सिग्मा बराबर 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसे किसमें बदल लेंगे हम? कूलाम में। तो कितना आएगा? कितना आएगा? सिग्मा बराबर 80 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम। ओके, अब पहुंचते हैं पॉइंट ए पर जो हमें निकालना है, आवेश का घनत्व। ओके, तो क्या है? सिग्मा बराबर आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है? गोला है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल क्यू निकाल लेंगे, स्मॉल क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इन सब की रख देंगे वैल्यू, और स्मॉल क्यू बराबर आ रहा है 1.45 गुणा 10 की पावर -3 कूलाम। ठीक, अब बात करते हैं बी की। बी में क्या पूछा था कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। कितना वैद्युत फ्लक्स है? तो इसमें हम गॉस की प्रमेय से निकाल लेते हैं कि पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना है? फाई बराबर फाई ई बराबर या फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ स्मॉल क्यू और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखने के बाद जो आपका फाई निकल के आ रहा है, निर्गत फ्लक्स जो निकल के आ रहा है, वो है फाई बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण के प्रकार, गॉसीय पृष्ठ, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय, गॉस के नियम या प्रमेय के महत्वपूर्ण तथ्य,
गॉस के नियम की उत्पत्ति, गॉस के नियम के अनुप्रयोग जो आपने 3 पढ़े हैं, और इनसे संबंधित आंकिक प्रश्न।